हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। ये सेशन मेहनत सीरीज सेशन है और इसके तहत हम आपके लिए समरी ला रहे हैं आपके जेआईबी के सभी पेपर से संबंधित। ये सेशन आपका जेआईबी पेपर 4 रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है और इस समय हम मॉड्यूल बी डिस्कस कर रहे हैं आरबीडब्ल्यूएम का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और सबसे लेंदी मॉड्यूल भी है। इस मॉड्यूल में टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स की संख्या है 12 और हमने इन 12 यूनिट्स को कवर कर लिया है। यानी कि हमने इन 12 यूनिट्स की समरी को आपको समझा दिया है, उसे एक्सप्लेन कर दिया है। आज मॉड्यूल बी की आखिरी क्लास है जिसके अंतर्गत हम डीआरटी और लोक अदालत के बारे में महत्वपूर्ण बातों को जानेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी का स्वागत है। आज 20th क्लास है। मॉड्यूल बी इस समय हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। मॉड्यूल बी के अंतर्गत हम आज डीआरटी और लोक अदालत के बारे में जानेंगे, बहुत ही खास बातें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। लेकिन डीआरटी और लोक अदालत जैसे रिकवरी प्रोसेस को समझने से पहले आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स को जानना समझना जरूरी है। किसी भी बैंक के लिए अगर बढ़ता हुआ एनपीए उसके सामने है तो ये सबसे बड़ा सरदर्द है। और एनपीए को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे एनपीए की रिकवरी करनी है, इसके लिए बैंकों के पास उपाय होने जरूरी। 1990 के अंत तक देश में एनपीए बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था और इसे कैसे मैनेज किया जाए, इससे संबंधित कई कमिटीज का रिकमेंडेशन भी आ चुके थे। उन्हीं में से एक नरसिम्हम कमेटी थी सेकंड, और अध्यरुजना कमेटी। इनके रिकमेंडेशन के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा देश में बैंकिंग सेक्टर में सरफेसी एक्ट, असट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और बहुत सारे दूसरे उपाय भी लाए गए। लेकिन हमारे देश में जब हम बात करते हैं डीआरटी और लोक अदालत, ये उससे पहले से ही प्रोसेस में थे। लेकिन डीआरटी और लोक अदालत है क्या, इसे समझने के लिए आपको आज के सेशन को वॉच करना पड़ेगा। सभी साथियों को सेशन शेयर करिए और सेशन को लाइक भी करिए। डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि ये एक स्पेशल ट्रिब्यूनल है जिसकी जिम्मेदारी देश में बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के जो भी बैड डेट हैं या फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, उनकी रिकवरी को और फास्ट एंड प्रोसेस करना। ठीक है, तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स एंड डीआरएटी। तो डीआरटी और डीआरएटी की अगर हम चर्चा करें तो एकदम वैसे ही जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपका, ठीक है, आर एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। आपसे एग्जाम में कोई पूछे कि डीआरटी और डीआरएटी को किस संस्था के द्वारा गठित किया गया है, तो याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गठित किया गया है। और कौन से एक्ट के तहत, तो वो एक्ट है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, सरफेसी से पहले डीआरटी आ चुका था, सरफेसी से पहले लोक अदालत प्रोसेस में चल रहा था। लेकिन रिकवरी प्रोसेस को और मजबूत करने के लिए सरफेसी एक्ट, असट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, फिर बाद में आईबीसी और एनसीएलटी जैसी चीजों को इंट्रोड्यूस किया गया। तो रिकवरी ऑफ डेट्स ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये जो एक्ट है इसे हम शॉर्ट में आरडीबी एक्ट 1993 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आगे, द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993 नाउ अप्लाइज टू द यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख ऑल्सो। अब समझिएगा, जब हम पहले डीआरटी के बारे में जानते थे तो ये पढ़ते थे कि डीआरटी और डीआरएटी से संबंधित जो ये एक्ट है, आरडीबी एक्ट 1993, ये पूरे देश भर में लागू है, केवल जम्मू कश्मीर स्टेट को छोड़कर। ठीक है, लेकिन 2019 के बाद अगर हम देखें तो आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया गया और उसके बाद ये जो कानून है, ये जो एक्ट्स हैं, ये देश भर में इवन जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में भी लागू किए गए हैं। दिस इज ड्यू टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द इंडियन गवर्नमेंट ऑन अक्टूबर 30, 2019 which made the act applicable to these regions following the abrogation of article 370। मैं इसी के बारे में आपको जानकारी दे रहा था कि आर्टिकल 370 को खत्म करने के बाद ये जो एक्ट है हमारा आरडीबी एक्ट 1993, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज में भी अब एप्लीकेबल है। ठीक है, तो सबसे खास बात आपको जाननी और समझनी जरूरी है। आगे बढ़ते, डीआरटी जो है ये होते क्या है और उनका काम क्या होता है। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स, अब हम इसे डीआरटी के तौर पर ही जानेंगे और समझेंगे और बोलेंगे, बार बार डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स नहीं बोलेंगे।
डीआरटीज क्या है? डीआरटीज एपेक्स बॉडीज है। किस लिए सेटल किया गया इनको? टू सेटल रिकवरी इश्यूज इन केसेस ऑफ लोन्स एक्सटेंडेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो भी लोन एक्सटेंड किए गए हैं और वो रिकवर नहीं हो रहे हैं या फिर बैड डेट में कन्वर्ट हो गए, उनकी रिकवरी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए डीआरटीज को सेटल किया गया। डीआरटीज जो है इन्हें गवर्न किया जाता है जिस एक्ट के तहत, वो एक्ट है आपका द रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्ट 1993, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे कोई पूछे कि डीआरटीज को कौन से एक्ट के तहत गवर्न किया जाता है, वो कौन सा एक्ट है? तो कौन से एक्ट के प्रोविजंस के तहत डीआरटी गवर्न होता है? वो है रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 1993, जिसे हम आरडीबी एक्ट के नाम से भी जानते हैं। आगे, डीआरटी अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स। अब देखिए, समझिएगा चीज को, हम बात कर रहे हैं यहां पर सारफेसी की। सारफेसी एक्ट की, ठीक है। हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं किसकी? सारफेसी की, ठीक है। तो अंडर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, सारफेसी एक्ट, बोरोवर्स कुड बिकम फर्स्ट एप्लीकेंट्स बिफोर द डीआरटी। देखिए, सरफेसी एक्ट के तहत, जो आप ये सरफेसी एक्ट पढ़ रहे हैं, जो हमारे बैंक्स हैं जिनके द्वारा जो भी लोन दिया गया है, जो भी लोन एक्सटेंड किया गया है, ठीक है जी, लोन दिया गया है और ये लोन जो है ये क्या है? बैक्ड बाय सिक्योरिटी। तो सरफेसी एक्ट में तो ये कंडीशन है कि वे लोन कैसा हो? बैक्ड बाय सिक्योरिटी, बैक्ड बाय सिक्योरिटी होना चाहिए। तो इस एक्ट के तहत, सरफेसी एक्ट के तहत, बैंक बोरोवर को क्या एक डिमांड नोटिस इशू करता है, डिमांड नोटिस इशू करता है सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के तहत, ठीक है। अब मान लीजिए बोरोवर जो है वो इससे सहमत नहीं है, या फिर उसे ऐसा लग रहा है कि बैंक के द्वारा पर्याप्त समय उसे नहीं दिया गया है और वो चाहता है कि इस मुद्दे को डीआरटी में जाके सुलझाए। तो ये जो एप्लीकेंट है, जो बोरोवर है, ये जो मॉर्गेजर है या गारंटर है, ये अप्रोच किसको कर सकता है? डीआरटी को कर सकता है। तो उसी के बारे में बताया गया है कि सिक्योरिटाइजेशन, ये जो सरफेसी एक्ट है, इसके अंतर्गत बोरोवर जो है कुड बिकम फर्स्ट एप्लीकेंट्स बिफोर द डीआरटी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सेक्शंस याद रखिएगा। सेक्शन 13(2) के तहत डिमांड नोटिस इशू की जाती है और 13(4) के तहत पोजेशन, ठीक है। आगे, टोटल नंबर ऑफ डीआरटीज और डीआरटी हमारे देश में कितने हैं? देखिए, ऐसा तो अगर हम एक ही जगह पे सारे डीआरटी बना देंगे या एक ही जगह पे डीआरटी होंगे तो केसेस तो बहुत सारे हैं, अलग अलग स्टेट में केसेस हैं, तो सबको अप्रोच कहां करना पड़ेगा? एक ही डीआरटी माना पड़ेगा। तो इसीलिए डीआरटीज की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ केसेस के आधार पर डीआरटीज का गठन हुआ है। तो देश में जो टोटल नंबर ऑफ डीआरटीज इस समय है वो है 39, और डीआरएटी, डीआरटी के द्वारा कोई भी ऑर्डर इशू किया जाता है और जो भी बोरोवर है, जो भी गारंटर है, वो उस आदेश से सहमत नहीं है और उसके अगेंस्ट में अपील करना चाहता है, तो वो अपील कहां करेगा? डीआरएटी में, एपेलेट ट्रिब्यूनल में करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स की संख्या 5 है और देश में डीआरटी की संख्या 39 है। तो देयर आर 39 डीआरटीज एंड 5 DRATs currently functioning in India. These tribunals were established under the Recovery of Debt Due to Banks and Financial Institution Act 1993। यानी कि ये जो डीआरटी और डीआरएटीज हैं, इनका गठन जिस एक्ट के तहत हुआ है वही एक्ट है आरडीबी एक्ट 1993 के तहत, ठीक है। इस बात पर हम लगातार कई बार चर्चा कर चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है अब आपको ये एक्ट याद भी हो गया होगा। हु लीड द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, डीआरटी को कौन हेड करता है? हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआरटी? तो डीआरटी को हमेशा एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लीड किया जाता है और वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज के लेवल का होता है। तो देखिए यहां लिखा हुआ है ईच डीआरटी
is presided over by a presiding officer. The presiding officer shall be a person has been or is qualified to be a district judge. क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट जज की बात। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ ए डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, मेरे मुंह से रिटायर्ड निकल गया, तो ये क्या है? डीआरटी में कौन रहेगा? वो डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा, ठीक है। या फिर देखिए लिखा हुआ है प्रिसाइडिंग ऑफिसर शैल बी अ पर्सन हैज बीन और इज क्वालिफाइड टू बी अ डिस्ट्रिक्ट जज। अब प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, अब ये जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, ठीक है, इसको असिस्ट करने के लिए यहां पर रिकवरी ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जाते हैं, रिकवरी ऑफिसर्स भी होते हैं। तो अगर किसी रिकवरी ऑफिसर के द्वारा कोई जजमेंट दिया जा रहा है और बोरोवर उससे सहमत नहीं है, तो वो जो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है इसके समक्ष अपील कर सकता है, ठीक है। और अगर डीआरटी के ऑर्डर से सहमत नहीं है तो डीआरएटी को वो प्रोसीड कर सकता है, लेकिन इसके लिए एक फी होती है। अब ये फी क्या है? फी को भी जानना और समझना जरूरी है, ठीक है। एनफोर्समेंट ऑफ आरडीबी एक्ट 1993, देखिए किस केस में और कितने तक के रिकवरी प्रोसेस में डीआरटी में आप अपना केस ले जा सकते हैं। द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शॉल नॉट अप्लाई वेयर द अमाउंट ऑफ डेट ड्यू टू एनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और टू अ कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज लेस देन 20 लाख रुपीज। याद रखेगा, डीआरटी में केसेस जो जाते हैं तो डीआरटी उन्हीं केसेस को हैंडल करेगा जहां पर 20 लाख या 20 लाख से ऊपर तक के रिकवरी प्रोसेस यानी रिकवरीज ड्यू है। तो ऐसे लोन, ऐसे एडवांसेस जहां पर मोर देन 20 लाख तक का अमाउंट ड्यू है, डीआरटी उन्हीं केसेस को हैंडल करता है। उससे कम वाले केसेस को लोक अदालत में हैंडल किया जाता है, ठीक है। इस चीज को क्लियर रखिएगा एकदम। आगे, अब जब आप डीआरटी में जाते हैं तो उसकी एक फी होती है। अब देखिए यहां पर जो एप्लीकेशन फॉर रिकवरी ऑफ डेट्स शैल बी accompanied with a fee payable as follows. डेट, अगर जो भी अमाउंट डेट है 20 लाख तक का है, 20 लाख तक का है, ठीक है, तो 12,000 फीस है। और अगर अमाउंट अब 20 लाख है तो 12,000 प्लस 1,000 फॉर एवरी 1 लाख। जैसे समझिएगा, अगर 20 लाख तक का आपका अमाउंट बैंक, किसी बैंक का अमाउंट ड्यू है, रिकवरी करनी है, तो उस पर 12,000 की फीस होगी। बस अगर वो 21 लाख हो गया तो पर 1 लाख पर 1,000 की फीस, तो फीस कितनी हो जाएगी? 13,000 हो जाएगी। अगर 22 लाख है तो फीस आपकी 14,000 हो जाएगी। और ये फी ऐसे अगर लोन ज्यादा बड़ा है तो मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 1.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। ये आपको याद रखना जरूरी है। अब ये तो हमने कहानी पढ़ी डीआरटी की। डीआरटी के साथ साथ में लोक अदालत भी रिकवरी प्रोसेस के अंतर्गत ही आता है। अब देखिए, बैंक ब्रांच किसी जिले में है, किसी तालुक में है, किसी स्टेट में है, ठीक है जी। अब अलग अलग बैंक ब्रांचेस हैं और उनके अलग अलग रिकवरी प्रोसेस हो सकते हैं, लोन हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो लोक अदालत की जब चर्चा की जाती है तो यहां पर वही रिकवरी प्रोसेस हैंडल किए जाएंगे जहां पर अमाउंट ड्यू जो है वो 20 लाख से कम का है, ठीक है। तो रिकवरी थ्रू लोक अदालत समझने जा रहे हैं। रिकवरी ऑफ एनपीए, रिकवरी ऑफ एनपीए थ्रू अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज द इजीएस्ट, चीपेस्ट एंड फास्टेस्ट मोड, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर आपको किसी कोर्ट पे या ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर जो बैंक ब्रांच है वो कॉन्टैक्ट करता है बोरोवर्स के साथ और उसे कन्विंस करता है कि वो अपने केसेस को ज्यादा आगे तक ले जाने के बजाय लोक अदालत में ही सेटलमेंट कर ले, ठीक है। तो लोक अदालत इज ऑर्गेनाइज अंडर द प्रोविजन ऑफ, ये एक्ट याद रखिएगा, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987। द एक्ट एक्सटेंडेड टू द होल ऑफ इंडिया, ये जो एक्ट है ये पूरे देश भर में, ठीक है। अब इस एक्ट के तहत कई कमिटी सेटअप होती हैं, जैसे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी फॉर द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और तालुक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ये जो पहला वाला है इसे आप नेल्सा के नाम से जानते होंगे, ठीक है। ये वो कमिटीज हैं जिन कमिटीज के अंतर्गत ये रिकवरी प्रोसेस हैंडल किए जाते हैं, लोक अदालत गठित होते हैं। एवरी अवार्ड ऑफ द लोक अदालत के द्वारा कोई भी अवार्ड का मतलब एक तरह से ऑर्डर, ठीक है जी, जो दिया जाता है वो डीम्ड टू बी डिक्री ऑफ सिविल कोर्ट,
यानी कि सिविल कोर्ट की डिक्री के बराबर होता है। एवरी अवार्ड मेड बाय लोक अदालत शाल बी फाइनल, जो भी लोक अदालत के द्वारा अवार्ड दिया गया है, आदेश दिया गया है, वो फाइनल आदेश होता है और दोनों पार्टीज बैंक और बोरोवर वो उससे क्या होते हैं, बाध्य होते हैं। ठीक है, और कोई भी अपील फर्दर इस ऑर्डर के या इस अवार्ड के अगेंस्ट में नहीं हो सकती है। कितने तक के केसेस जा सकते हैं, तो अप टू 20 लाख तक, 20 लाख तक के जो केसेस हैं वो लोक अदालत में फाइल हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऐसे केसेस जो कि 20 लाख से ऊपर के हैं उन्हें लोक अदालत में लोक अदालत में रिफर नहीं किया जाता है। तो लोक अदालत में अप टू 20 लाख तक के केसेस और डीआरटी में 20 लाख या 20 लाख से ऊपर तक के केसेस हैंडल किए जाते हैं। तो आज की इस पर्टिकुलर क्लास में आपने लोक अदालत और डीआरटी के बारे में जाना, जो कि आपके एग्जाम के नजरिए से और बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग असेट रिकवरी प्रोसेस के नजरिए से काफी खास है। अब हम बात करते हैं आपके जीआईबी एग्जाम से संबंधित वन स्टॉप सॉल्यूशन यानी कि जीआईबी महापैक। जीआईबी महापैक को वन स्टॉप सॉल्यूशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस एक महापैक के अंतर्गत आपको 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिल जाता है। हम आपकी प्रिपरेशन के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर नंबर ऑफ बैचेस लाते हैं, जैसे फाउंडेशन बैच, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू, एमसीक्यू प्लस केस स्टडी, कैप्सूल बैच, क्रैश कोर्स जैसे बैचेस। लेकिन ये सभी बैचेस हम अलग अलग समय पर लाते हैं और इनकी अलग अलग प्राइसेस होती है। बट अगर आप महापैक के साथ अपने आप को एनरोल कर रहे हैं तो ये सभी बैचेस का एक्सेस आपको मिल जाएगा 3 वैलिडिटीज के तहत, 6 मंथ, 1 ईयर एंड 2 ईयर आपके लिए। इसलिए महापैक को हम वन स्टॉप सॉल्यूशन बोलते हैं क्योंकि आप फाउंडेशन से लेकर क्रैश कोर्स तक के सारे बैचेस का एक्सेस पा जाते हैं। अब 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो आपका मात्र 2799 का है, 1 ईयर 3999 एंड 2 ईयर 5999। चारों सब्जेक्ट कवर होंगे, 15 प्लस बैचेस का एक्सेस मिलेगा, मॉड्यूल वाइज डीपीपी मिलेगी, क्विजेस मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा। ये सब आपको महापैक के अंतर्गत मिलता है। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं फाउंडेशन बैच, जो कि हमारा जीआईबी फाउंडेशन 2.0 भी लॉन्च हो चुका है। आप चाहे तो उस बैच का हिस्सा बन सकते हैं। फाउंडेशन बैच का मुख्य मकसद होता है कि आपके कॉन्सेप्ट को डेवलप करना, कॉन्सेप्ट को मजबूत करना। आपके एग्जाम आप पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप सोचेंगे अगर मैं आखिरी के 4-5 दिनों में पढ़कर पेपर निकाल लूंगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहां पर 50-50 वाला गेम हो जाता है। तो अगर आप शुरुआत से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी। ये बैच आपके लिए मात्र 1999 में एक जबरदस्त टीम के साथ पढ़ने का अच्छा मौका आपके पास। इंडिविजुअल बैच, कोई पेपर रह गया है, भाई बिजी शेड्यूल है आप लोग का, प्रोफेशनल्स हैं आप, समय कई बार नहीं मिल पाता पढ़ने के लिए। ठीक है, कई बार बहुत लंबा गैप आ चुका पढ़ाई के बीच में, 1-2 पेपर रह गए हैं, उन पेपर्स को क्लियर करने के लिए आपको पूरा पैक परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जो पेपर क्लियर नहीं हुआ है उसका बैच आप परचेस कर लीजिए इंडिविजुअल और आराम से बैठ के पढ़िए। अब बात कर रहे हैं बुक्स की। बुक्स किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत बड़ा सोर्स होती है। और जब हम बात करते हैं जैब बैंकर्स ए सेट ऑफ 4 बुक्स की, सबसे डिमांडिंग बुक्स हैं ये जैब कैटेगरी की और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में मात्र 1224 में उपलब्ध हैं। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। माइंड मैपिंग टेक्निक, इजी कॉन्सेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, केस स्टडीज, न्यूमेरिकल्स सब आपको देखने को मिल जाएंगे। दिस इज माय टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर। इसके साथ अपने आप को एनरोल करिए और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी शिकायत बेफिक्र होकर आप साझा कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।